इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर न सिर्फ मशीनों का निर्माण और मरम्मत करते हैं, बल्कि आज हर विभाग में उनकी अहम भूमिका है। चाहे ऑटोमोबाइल निर्माण हो, रक्षा, ऊर्जा, रेलवे या उद्योग हो, हर क्षेत्र में ये विशेषज्ञ तकनीकी कार्यों को सरल और कुशल बनाते हैं। आधुनिक तकनीकी और नवाचार के साथ देश की प्रगति में मैकेनिकल इंजीनियर की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हमारी संवाददाता रोशनी सोनकर ने कल पुर्जे बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नीरेंद्र कुमार निषाद से बातचीत की। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नीरेंद्र कुमार निषाद जी। सर, पहले तो आप हमें ये बताइए, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को ही करियर के रूप में क्यों चुना? जब हम अपना करियर शुरू कर रहे थे तो उस समय इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये सब ब्रांचेस थे। तब इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पहले आई। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने इसलिए भी चुना कि वो फास्टेस्ट एंड सर्विस में बहुत फास्टेस्ट तेज़ गति से वो विकास करेगा मैकेनिज्म, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चुना। सर, आपका अब तक का इंजीनियरिंग सफ़र कैसा रहा? कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगा? देखिए, हमारा जो कैरियर शुरू हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोरबा डिवीज़न से मैं बिलोंग करता हूँ, और वो फैक्ट्री जो है फाइटर एयरक्राफ्ट से के सारे भी पुर्जे, कल पुर्जे सब बनाती है। और केवल मेरा डिवीज़न जो है कोरबा डिवीज़न पायलट डिस्प्ले यूनिट बनाता है, जिससे पायलट को संज्ञान प्राप्त होता है कि हवाई जहाज़ कितने हाइट पे है, क्या उसकी स्पीड है, क्या उसकी एक्सीलरेशन है, क्या डेस्टिनेशन कितना बचा हुआ है। तो वो सब की जानकारी के लिए मेरा कैरियर उस इक्विपमेंट्स को रिपेयर, मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन एंड सर्विसिंग, रिपेयरिंग, वहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है। स्पेशली मैं सर्विस इंजीनियर के रूप में ही वहाँ पर रहा हूँ। पहले तो असेंबलर था, फिर उसके बाद टेस्टिंग ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स जो कि पीडीओ में लगते हैं, पायलट डिस्प्ले यूनिट में। और उसके बाद वहीं से हम डिफरेंट सेंसर पे भी काम करते हैं, जो कि एक्सीलरोमीटर एंड जायरोमीटर होता है, जो मुख्य पार्ट होता है हवाई जहाज़ का, जो हवाई जहाज़ के एंगल को दर्शाता है। इसी रूप में हमारे योग्यता के अनुसार हमको गवर्नमेंट ने फ्रांस भी भेजा था 6 एक्सीलरोमीटर टेस्ट बेंच पे, जिसमें हमने काम किया है। सर, जैसे कि हाल ही में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, 244 पैसेंजर्स एंड एयरपोर्ट स्टाफ थे, तो उसमें से 243 की मौत हो गई है, एक व्यक्ति जीवित है। तो ऐसा क्या हुआ है, जैसे कि ब्लैक बॉक्स प्राप्त हुआ है और 2 इंजन होते हैं एरोप्लेन में, तो कैसे क्या हो सकता था ये प्लेन क्रैश? कैसे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? देखिए, वहाँ का जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं, जो सिंदूर कलर का होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ डाटास जो डिस्क्रीट होते हैं और एनालॉग्स भी होते हैं। तो उसमें एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट मेज़रमेंट, ओके, जो पावर देता है एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ने के लिए, वो प्रॉपर थ्रस्ट नहीं मिला होगा, या अभी देखिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो ब्लैक बॉक्स को अमेरिका एजेंसी के पास गई है, वो वहाँ से जो भी आएगा एनालिसिस होकर के कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इट्स हैपेंड, ओके। तो इस विषय में भी हम लोग क्या, मैं तो नहीं बता सकता अभी भी, क्योंकि वो टेस्ट होने के लिए गया है अमेरिका में, आपको मालूम होगा। सर, जैसे कि 2 इंजन होते हैं हवाई जहाज़ में, तो 2 इंजन एकदम से कैसे बंद हो गए, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं भी एक इंजन तो शायद फॉल्टी था, या वो अपना थ्रस्ट दे नहीं पाया जिससे हवाई जहाज़ ऊपर उड़ सके, ठीक है। दूसरा, मेंटेनेंस या रख रखाव में कुछ गड़बड़ी होगी, वो तो फ्लाइट डाटा का जो डाटा से एनालिसिस होगा, वो अमेरिका के यहाँ गया है, एजेंसी जो बताएगी वही तो हम लोगों को मानना पड़ेगा। आज के दौर में कौन सी
टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है? ये इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रभावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके द्वारा ये इंजीनियरिंग प्रभावित हो रही है ज़्यादा। और अब जो युद्ध लड़ा जाएगा तो रोबोटिक होगा, वो भी एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आईटी का क्षेत्र जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रभावित करता है। वो इस तरह से कि मैक्सिमम सिग्नल को जनरेट करने के लिए पहले बहुत सारे इक्विपमेंट्स बल्कि यूज करते थे, बल्कि इन द सेंस बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स। नाउ एट दिस टाइम ड्यू टू IT their size is reduced. Okay, maximum signal can generate through lesser space of the equipments. Therefore, it is more effective for electronics engineering. ओके सर, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रिसर्च और इनोवेशन के लिए भारत में पर्याप्त अवसर है? बहुत सारे पर्याप्त अवसर हैं। बस यही है, शिक्षण संस्थाओं को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि थ्योरी पे जितना वो ज्ञान देते हैं बच्चों को, प्रैक्टिकल पे विशेष रूप से ध्यान दें। और हमारे यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में अब बहुत तेज़ी से इसका विकास हो रहा है और हमारे इंजीनियर अपग्रेड हो रहे हैं, उनके नॉलेज अपग्रेड हो रहे हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि शिक्षण संस्थाएं जितना भी अपने बच्चों को प्रैक्टिकल के बारे में नॉलेज दें। हमारा पर्याप्त यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के पास, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, कोई ऐसा टिप्स जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इंडस्ट्री के लिए तैयार कर सके? इंडस्ट्री मोस्टली बेस्ड ऑन इंजीनियर्स ही है और इंजीनियर्स का जो बैकबोन है वो नॉलेज है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। मैं पहले भी बताया आपको पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में भी कि प्रैक्टिकल अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप विकास नहीं कर सकते, न इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का बहुत गहन नॉलेज होना चाहिए। आजकल जो बच्चे हैं प्रैक्टिकल कम जानते हैं, इसलिए वो ज़्यादा नॉन टेक्निकल की तरफ भागते हैं, इसलिए अपना ओन इंडस्ट्री नहीं खड़ा कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास दे हैव लेसर लैकनेस ड्यू टू लैकनेस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। they are not able to stand their own factory। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है सभी शिक्षण संस्थाओं से, चाहे वो ITI के हो, चाहे डिप्लोमा के हो, चाहे डिग्री को हो, दिस इज ए मटेरियल। अगर वो स्टूडेंट किसी भी लेवल का बिलोंग करता है और उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो अपना इंडस्ट्री नहीं खड़ा कर सकता। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात पहुंचाने के लिए और धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।